नैन्सी पेलोसी पहली बार फाइनली ताइवान पहुंची गई, और जिसने बहुत सारी बड़ी टेंशन को ट्रिगर कर दिया। और सारे लोगों की निगाहें इस पर थी कि क्या वो सच में जा पाएगी या नहीं जा पाएगी। लेकिन क्या इस चीज़ के पीछे जो जिसका मूल कारण है, क्या ताइवान पार्ट ऑफ चाइना है या नहीं है? क्या सच में ताइवान पार्ट चाइना का पार्ट है, या फिर वैसे ही चाइना अपनी ज़बरदस्ती दिखाने के लिए, अपनी पावर शो करने के लिए ऐसे आडंबर करता रहता है? तो अगर बात करें तो चीन ने ताइवान को हमेशा से ऐसे प्रांत के रूप में देखा है जो उससे अलग हो गया है। चीन मानता रहा है कि भविष्य में ताइवान चीन का हिस्सा बन जाएगा, जबकि ताइवान की एक बड़ी पॉपुलेशन अपने आप को अलग देश के रूप में देखना चाहती है। और यही वजह रही है कि दोनों के बीच तनाव की स्थिति बनी रही है। अगर बात करें हिस्ट्री की, तो चीन वर्ष साल 1662 से 1661 तक ताइवान पर नीदरलैंड्स का शासन था, या फिर मतलब नीदरलैंड्स की कॉलोनी थी। चीन का चिंग राजवंश 1683 से 1895 तक ताइवान पर राज किया या शासन किया। और फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जापान की हार के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने तय किया कि ताइवान को उसके सहयोगी और चीन के बड़े राजनेता मिलिट्री कमांड चैंग काई को दे देना चाहिए। चैंग काय की पार्टी चीन के बड़े हिस्से पर नियंत्रण था उस टाइम पर। और लेकिन कुछ सालों बाद चैंग काई से की सेनाओं को कम्युनिस्ट सेना से हार का सामना करना पड़ा। तब चैंग और उसके सहयोगी चीन से भागकर ताइवान चले गए, और वहां तक 15 लाख की आबादी वाले ताइवान पर उनका अधिग्रहण हो गया, प्रभुत्व हो गया। कई साल तक चीन और ताइवान के बीच बेहद खराब संबंध रहे। उसके बाद 1980 के दशक में दोनों के रिश्ते बेहतर होना शुरू हुए। तब ताइवान की पहली महिला राष्ट्रपति तब थी। चीन ने वन कंट्री टू सिस्टम के तहत ताइवान के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर वो अपने आप को चीन का हिस्सा मान लेता है तो उसे स्वायत्तता प्रदान कर दी जाएगी, मतलब सेल्फ डिसीजन ले सकेंगे। तो ताइवान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, और उसके बाद चेन स्वाई बयान ने खुलेआम ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन किया। 2000 में चेन स्वाई बयान ताइवान के राष्ट्रपति चुने गए, और के जिन्होंने खुलेआम ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन किया। ये बात चीन को नागवार गुजरी। तब से ताइवान और चीन के बीच संबंध बहुत ही टेंशन में रहे हैं। अगर बात करें तो चाइना ताइवान को क्यों चाहता है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि चाइना वहाँ जगह जाना चाहता है जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज हो, मनी हो, पावर हो, फाइनेंस हो, कुछ भी हो। जैसे चाइना साउथ अफ्रीका में गया है जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वहाँ पर वो लैंड बाई कर रहा है, और हर तरह से कोशिश कर रहा है कि वो चाइना का हो जाए। ऐसे ही उसने श्रीलंका का पोर्ट ले लिया, पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, और वहाँ पर उसको भी हत्या लेगा। लेकिन ताइवान को क्यों ऐसे करना चाहता है? ताइवान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि वहाँ पर 30% जो शिपिंग ट्रैफिक है वो उस साउथ चाइना सी से होकर निकलता है। अगर यहाँ पर देखें आप, तो यहाँ पर साउथ चाइना सी आपको देखेगा, और यहाँ से 30% ट्रैफिक निकलता है। ये $3.37 ट्रिलियन का ट्रेड है। उसके ऊपर से 11 बिलियन ऑफ ऑयल रिजर्व्स हैं इस एरिया में। उसके अलावा 190 ट्रिलियन क्यूबिक ऑफ नेचुरल गैस भी इस एरिया में है, और उसके अलावा भी नेचुरल मिलिट्री एडवांटेजेस हैं। तो मतलब ओवरऑल करके चाइना को ये सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम हिस्सा लगता है। अब बात करें इंटरनेशनल रिलेशंस की, यूएस और इंडिया इसके पीछे क्यों है, उनको ये चाइना का ये कदम अच्छा क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि ताइवान एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर के इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर। और सबसे अगर चाइना क्या करता है, चाइना अगर किसी एरिया को कंट्रोल कर लेता है, अगर एरिया उसके अंडर आ जाता है, तो वो उसकी कीमत और एक तरह से मोनोपोली में बहुत ही अग्रेसिव हो जाता है। जैसे कि हमने देखा था सोलर पैनल्स में चाइना बहुत ही अग्रेसिव हो गया था, और सोलर पैनल बहुत ही महंगे हो गए थे। लेकिन इसको तोड़ने के लिए इंडिया और अदर कंट्रीज़ ने अपने अपने यहाँ पर सोलर पैनल्स का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। ऐसे ही अगर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में चाइना का दबदबा हो जाता है, तो वो कीमतें अपने हिसाब से कर देगा, और पूरे विश्व में कीमतें उसके अकॉर्डिंग चलेंगी। तो एक तो सबसे पहला ये। सेकंड,
जो साउथ चाइना सी है, अगर उस पर अगर ताइवान पर कब्जा होता है तो साउथ चाइना सी पर भी चाइना कब्जा करने की कोशिश करेगा, जिससे कि बहुत ही मिलिट्री डिसएडवांटेज मिलेगा इंडिया को। उसके अलावा यूएस को भी मिलिट्री डिसएडवांटेज मिलेगा। तो यूएस भी इंडिया को प्रेशराइज करेगा इन केस अगर ये वॉर ट्रिगर हो जाता है तो इन दैट सिचुएशन इंडिया के पास कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा युद्ध में इन्वॉल्व होने के अलावा, और कोई न्यूट्रल पोजीशन इंडिया नहीं ले सकता। तो ये हर तरह से चाइना के लिए फेवर में है, और इसीलिए चाइना इसके पीछे पड़ा है। जैसे कि हमने वाई इंडिया शुड बी वरीड, आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, मिलिट्री, यूएसए प्रेशर। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर पीछे जाएं, इसके अलावा बात करें कि चाइना को ताइवान चाइना का पार्ट क्यों नहीं है, तो इसके लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो चाइना ने उसने ताइवान ने 1900 जब जब वर्ल्ड वॉर के बाद जब ताइवान को चाइना चाइना के काईसेंग को दे दिया गया, तो उसके बाद वो वहाँ पर विद्रोह होने लग गया और उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो जब एक्सेप्ट नहीं किया तो इसका मतलब हम नहीं चाहते कि तुम हमारे ऊपर राज्य करो। ये उसी तरह से जैसे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश थे, एक एक कंट्री था, लेकिन जब अंग्रेज़ गए उसके बाद उसका डिवाइड हुआ और अलग अलग कंट्री बन गए। तो ये इसी तरह वो है, जैसे वहाँ पर ताइवान के लोगों को ये पसंद नहीं है कि वो चाइना उनके ऊपर कंट्रोल करे, क्योंकि ताइवान हमेशा से एक अलग टेरिटरी रहा है। ये ये उस तरह से है, जैसे अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के खुद राजा ने ये एक्सेप्ट किया था, मेमोरेंडम साइन किया था, और उसने खुद एक्सेप्ट किया था कि वो इंडिया के साथ जाना चाहता है। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ है ही नहीं। इस केस में ताइवान के लोग हमेशा से चाइना से अलग होना चाहते थे। तो इस केस में ताइवान की सोवरेनिटी रहनी चाहिए और चाइना को इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये हर जगह अपनी पावर नहीं दिखानी चाहिए चाइना को। दिस इज़ टोटली रॉन्ग। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग चर्चा विद एन के शर्मा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।